नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार की सरकार में बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने के बाद से चर्चा में चल रहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये खबर और पुख्ता तब हो गई जब उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक चुपचाप प्रेम कुमार जो कि स्पीकर हैं उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। उस मुलाकात में ना तो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता थी, ना ही उनके बेटे दीपक प्रकाश थे। तो इस गुटबाजी के क्या कारण है, क्या मायने हैं, समझेंगे केपी मलिक सर से। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर हैं। सर, इस गुटबाजी को धन्यवाद क्या प्रज्ञा नाम जी। दें? सर, एक तरफ तो लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को बहुत डर था, उन्होंने खुलकर बोल भी दिया कि उन्होंने अपने बेटे को क्यों मंत्री बनाया। और अब तो जिस डर से उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनाया, जींस शर्ट में तड़ातड़ी में, अब वो डर तो और खुलकर सामने आ गया है। देखिए प्रज्ञा जी, लगातार हमारी आपके चैनल पे भी चर्चा हो रही थी, बाकी जगह पे भी मैंने यही कहा था कि बहुत सारे विधायक हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि स्टेबल एक बार हो जाए, क्योंकि सरकार अभी स्टेबल नहीं थी। नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, हाथी किस करवट बैठेगा, ऊंट कब खड़ा होगा, ये सारी चीजें देख रहे थे। जिस तरफ हाथी को बैठना था हाथी बैठ गया, और ऊंट को जिधर खड़ा होना था वो खड़ा हो गया। बात ये थी कि नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं है कि नया कुछ गेम करके फिर आरजेडी के साथ सरकार बना लें और हम अभी भाजपा के साथ चले जाएं तो हम सत्ता से बाहर रह जाएं। क्योंकि जो छोटी पार्टियों के या इंडिपेंडेंट विधायक होते हैं उनको सत्ता के साथ जाना होता है। अब आप देखिए कि अब तो ये शुरुआत हुई है, सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी कुशवाहा की पार्टी थी जो सबसे पहले टूटने वाली थी, और उन्होंने इस बात की आशंका सबसे पहले जता दी थी। इसी चीज को रोकने के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे थे, और इसी प्रयास में उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनाया था, अपनी पत्नी को विधायक का टिकट दिया था, खुद राज्यसभा में जाने की तैयारी कर रहे थे। अब वो और क्या करें, अब अपने साले को और सालियों को ले आते तो वो शायद ना भागते। अब आप जो बच गए उनके 3 विधायक, वो तीनों विधायक आज स्पीकर साहब से मिल लिए हैं और जाने की तैयारी उनकी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का अगला जो दमन चक्र चलेगा, उसमें कुछ कांग्रेस के विधायक होंगे, उसमें कुछ ओवैसी के विधायक होंगे, उसमें बसपा के विधायक भी हो सकते हैं, लेकिन वो मुस्लिम समाज से हैं तो शायद इस वजह से उनकी मजबूरी है नीतीश के साथ रहना। जो मुस्लिम समाज के हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलेआम नहीं जा सकते, तो वो नीतीश कुमार के साथ आ जाएंगे। तो सबको सत्ता की मलाई चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है। इसीलिए चाणक्य ने अपना हथियार चलाना शुरू कर दिया है, और ब्रह्मास्त्र वहां शुरू हो गया है चलना बिहार में। देखिए, किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंड भेद करके अपनी मजबूत सरकार बनाना चाहती है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है प्रज्ञा के विधायक टूट के आ रहे हैं। मुझे जो अभी भी सबसे बड़ी बात दिख रही है कि आरजेडी को कैसे तोड़ा जाए, आरजेडी को कैसे कमजोर किया जाए, उसकी पटकथा लिखी जा रही है, और उसी की एक शुरुआत है। आप देखेंगे आज एकाएक संजय झा जी का मैसेज आया है। उन्होंने मीडिया से कहा, भाई नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने सबने कहा है, और सब उनके प्रशंसक, उनके जो जितने चाहने वाले लोग हैं, सब चाह रहे हैं कि जल्दी से निशांत कुमार को लाइए। निशांत कुमार को लाके आप उसको वो बनाना चाहते हैं, अर्जुन के लड़के का क्या नाम था जिसको चक्रव्यूह में घुसा दिया था, अभिमन्यु। उसको अभिमन्यु बना के आप लाना चाहते हैं, और अभिमन्यु से आप लड़ाई जीतना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार से तो आप लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। पहले भीष्म पितामह बना के नीतीश कुमार के हाथ बांध दो, और फिर तीरों से उसको छलनी करके घायल करके साइड पर रख दो, और उसके बाद अभिमन्यु को जीतना तो हमारे लिए आसान है, क्योंकि हम ऐसा चक्रव्यूह बिछाएंगे कि जिसमें अभिमन्यु फंस जाएगा, और अभिमन्यु की हत्या, जिसको मैं कहूंगा राजनीतिक हत्या, पहले ही हो जाएगी उसको राजनीतिक बनने से पहले। तो ये प्लान भारतीय जनता पार्टी का है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक इसमें कामयाब हो चुकी है, और काफी हद तक इसमें कामयाब होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मैं बार बार आपके चैनल पे भी आशंका जाहिर कर रहा था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्पीकर सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपना लाना चाहती है कि स्पीकर की भूमिका विधायकों को तोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण होती है, और उन्हीं का डिसीजन अंतिम डिसीजन होता है।
अब थोड़ी देर अगर आप बिहार से महाराष्ट्र की तरफ चलेंगी, सेम तस्वीर बिहार में साफ हो गई है। बिहार में शिंदे जी जो हैं, अब वो चौराहे पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उनके आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ और बाकी हमारे साथ आओ। तो जब वो बाकी कह के पीछे मुड़ के देखते हैं तो अकेले खड़े दिखाई देते हैं। उनकी पार्टी खत्म। भारतीय जनता पार्टी में डोरे डाले। देखिए, अगर आप बात करें शिवसेना की, तो ठाकरे साहब को तोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपने उद्धव ठाकरे को तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे की राजनीतिक हत्या आपने कर दी, क्योंकि वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी नहीं है। यही काम आप बाला ठाकरे के साथ क्यों नहीं कर पाए? तो सेम स्थिति यह है कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी वो गेम नहीं कर सकती जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के साथ कर सकती है। इसलिए इनको जल्दी है कि निशांत कुमार को जल्दी से लाया जाए और जल्दी उसको मंत्री संतरी डिप्टी सीएम जो भी बनाना है उसको खटाखट बनाइए, ताकि जल्दी से उसको निपटाया जा सके। ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। जी। लेकिन सर, एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक होगा। अगर निशांत कुमार की एंट्री होती है तो ये नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि निशांत एक बेहतर तरीके से उनकी पार्टी को संभाल सकते हैं, वो भी तब जब नीतीश कोई फैसला खुद नहीं ले पा रहे हैं। देखिए प्रज्ञा, अगर हम देखें, नीतीश कुमार अगर पीछे हटते हैं और निशांत कुमार को लेके आते हैं, तो निशांत कुमार राजनीति के उस प्रकार के मंजे हुए ड्राइवर नहीं है जैसे नीतीश कुमार हैं। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होना वाजिब है, और कहीं भी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट कभी भी हो जाएगा, क्योंकि जो उनकी गाड़ी में उनके साथ बैठे होंगे वो उनको मिसगाइड करेंगे। कोई कहेगा लेफ्ट मोड़ दो, कोई कहेगा राइट मोड़ दो, और उस गाड़ी का एक्सीडेंट होना आसान हो जाएगा। आप देखिए, आज की परिस्थितियों में जो इलेक्शन बिहार में हुआ है, इसकी कमान तेजस्वी यादव के हाथ में थी। अगर कहीं ये कमान लालू प्रसाद यादव के हाथ में होती, क्या आप नहीं मान सकते कि इसके नतीजे कुछ और होते? क्या लालू प्रसाद यादव की अगर हेल्थ की स्थिति सही होती, क्या नतीजे यही होते? तो उसके परिवार से ही चीजें निकल के आ रही हैं कि परिवार में ही ठीक ठाक मामला नहीं है। तो नीतीश कुमार के पीछे हटते ही निशांत कुमार का शिकार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने गुर्गे हैं वो सब इस कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी नीतीश कुमार को हटा के निशांत कुमार को कमान सौंपी जाए, ताकि उनका शिकार आसानी से कर लिया जाए, जो भारतीय जनता पार्टी उनका शिकार करना चाहती है। और देखिए, ये बात हो गई बिहार की प्रज्ञा। अब आप इससे बिहार से अगर आप दिल्ली की तरफ चलेंगे, दिल्ली में एक बड़ा खेल चल रहा है जिसकी बानगी आप पिछले 2-3 दिन 4 दिन से देख रहे हैं, जो मीडिया को पता चली है। हालांकि वो लगभग 14-15 नवंबर से चलना शुरू हो गया था, जिसका धीरे धीरे तस्वीर साफ हुई है, आपको भी पता चला है। कई इस्तीफे हुए हैं, कई लोगों को हटाया गया है, पीएमओ की गड़बड़ी हो रही है। तो यहाँ पे जो मैं आपको अक्सर कहता था चैनल पे, क्योंकि शुरू में तो लोग हम पे विश्वास करते नहीं है, मैं लगातार कहता था कि लखनऊ में और दिल्ली में तल्खी है, लखनऊ की और दिल्ली की लड़ाई है। और बीच में मैंने आपको ये कहा था कि एक बार संजय जोशी और अमित शाह की मीटिंग भी हुई है, बातचीत भी हुई है, और वो जो रणनीति है नंबर 1 और 2 की, अब वो भी खुल के सामने आ रही है। क्योंकि नंबर 2 को ये लगने लगा है कि नंबर 2 को 75 बनने के बाद 75 पे आप जो है मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे और नंबर 2 को कमान मिलेगी। और अब आप जो है बेईमानी कर रहे हैं, अपने वायदे की खिलाफी कर रहे हैं, तो वायदा खिलाफी पे बहुत नाराज है नंबर 2। और वो नंबर 2 जो है वो कुछ गेम करना शुरू उन्होंने कर दिया है। तो आपको आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देंगी, क्योंकि नंबर 2 अगर भिड़ गए हैं तो नंबर 2 के पास मसाला बहुत है। और आपको भारी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू यादव हो, और चाहे वो शिंदे हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इनके ब्रह्मास्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंदर ही परमाणु बम रखा हुआ है और वही ऐसा विस्फोट करेगा। परमाणु बम तो न जाने कब से फटने को राह देख रहा है, लेकिन फट नहीं पा रहा है। नहीं, हर एक चीज का प्रज्ञा एक समय होता है, हर एक चीज का एक मौका होता है। अभी वो मौका आया नहीं है। अभी धीरे धीरे ये है कि पहले चेतावनी दी जाती है,
फिर धमकाया जाता है, फिर समझौता करने के लिए लोग जाते हैं। जब सारी चीजें फेल हो जाती हैं, तब विस्फोट होता है। अभी विस्फोट होने में समय है, लेकिन आपको छोटी-मोटी चिंगारी, छोटी-मोटी झलकियाँ दिखनी शुरू हो गई हैं, जो अब लगातार आपको आने वाले समय में दिखेंगी। आप क्या उम्मीद करते थे, जो खबरें आपने 2 दिन पहले देखी हैं, पढ़ी हैं, इनकी कहीं उम्मीद थी आपको? भारतीय जनता पार्टी में से इस तरह की खबरें निकलना एक संदेश देता है कि अंदर खिचड़ी पक रही है और सब कुछ ठीक नहीं है अंदर। सीधे-सीधे पीएमओ के ऊपर वार करना और सीधे-सीधे पीएमओ को जवाबदेही ऐसी कर देना कि जवाब देते नहीं बन रहा है, आपको उगलते नहीं बन रहा है, आपको ऐसी स्थिति में लाके खड़े कर देने का मतलब है कि अंदर बहुत स्थितियाँ खराब हैं और ये अंदर के लोग ही कर रहे हैं, बाहर वालों की तो हिम्मत है ही नहीं। तो अगर अंदर से चीजें शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए। हम आपके चैनल पे बार-बार कहते थे कि क्या ऐसे हीरे लटके हुए हैं हरदीप पुरी जी में कि वो तीसरी बार मंत्री हैं? क्या ऐसी खासियत है विदेश मंत्री में कि उनको पहले विदेश सचिव और बाद में विदेश मंत्री बना दिया गया है? तो उनकी जी। खासियत के तो अब साफ-साफ तस्वीर आ गई है कि उनमें क्या खासियत है। ऐसी खासियत भारतीय जनता पार्टी के 20 साल, 25 साल, 40 साल पुराने सांसदों में तो ये खासियत है नहीं। तो इसलिए उनको बनाया गया। अब हमें भी पता लग गया कि भई इनको क्यों बनाया गया है। और तो कोई कारण हमें पिछले 11 साल से समझ में आ नहीं रहा था इनको बनाने का। अब हमें पता लग गया कि इनको क्यों बनाया गया है। और हमें पता भी अभी कैसे लगा है, वो भी अंदर से ही पता लगा है। बाहर वाले तो पता लगा नहीं पाए। तो अभी ऐसी बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, जो आपको आने वाले समय में बताएँगी और बदलाव की जो एक नज़ीर है, वो पेश की जाएगी। क्योंकि अंदर से चीजें चलिए, आनी ये तो शुरू हो भविष्य गई हैं। के गर्भ में है कि भी मलिक सर की क्या होगा, नंबर 2 नंबर 1 बन पाएँगे कि नहीं बन पाएँगे। लेकिन बिहार में जो कुछ देखने को मिल रहा है वो वाक़ई बहुत अचंभित करने वाला है। एक तरफ तो अगर नीतीश कुमार की बात करें तो वो तो हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। लेकिन अब संजय झा ने जिस तरीके से कह दिया है कि निशांत कुमार की एंट्री होगी, तो लग रहा है कि अब ये लगभग तय हो गया है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू अगर कोई संभालेगा तो वो निशांत ही होंगे। तो नीतीश कुमार के परिवारवाद वाले मसले का क्या होगा? क्योंकि नीतीश कुमार को जो सबसे ज्यादा मजबूत करता है और जो नीतीश कुमार सबसे ज्यादा हमला करते हैं आरजेडी पर, वो इन्हीं मुद्दों पर करते हैं कि लालू और लालू के बेटे और लालू का पूरा परिवार राजनीति में है और यही लोग पूरा बिहार चलाते हैं। और अब नीतीश कुमार के बेटे भी जब इसमें शामिल हो जाएंगे, तब परिवारवाद वाले सवाल का क्या होगा? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें नीतीश कुमार अब चाहे जो करें, नीतीश कुमार की पार्टी का बचना मुझे आसान नहीं लग रहा है। क्यों कह रहे हैं आप सर ये ऐसा? देखिए, नीतीश कुमार तो खुश होकर कहते हैं कि हम भाजपा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, वो कहते रहे, वो उनकी मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो उनका साथ कब का छोड़ा हुआ है, उनकी पार्टी का साथ भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, उनका नहीं चाहिए। आप ये देखिए कि जो कुशवाहा शुरू से अंदाजा लगा रहे थे और कुशवाहा को शुरू से आशंका थी, वो आशंका हो गई है। सेम लेकिन आशंका नीतीश कुमार को। उनके विधायक कह रहे हैं कि हम तो बस स्पीकर से मिलने के लिए गए थे, इसमें कोई राजनीतिक अटकलें लगाना ठीक नहीं है। नहीं प्रज्ञा, वो तो शुरू में होती है सारी चीजें, हम मिलने के लिए गए थे, हम करने के लिए बोलना गए थे, वो पड़ता है। फिर कह देंगे, वो थोड़ी देर में कह देंगे कि हमारा दम घुट रहा था वहां पार्टी में, हमें हमारे सिद्धांतों से खिलवाड़ हो रहा था। वो नेताओं के पास बहुत सारे वक्तव्य होते हैं देने के लिए, बहुत सारी बातें होती है कहने के लिए। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, नीतीश जी हाँ। कुमार की मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहना, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखते रहना। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी उनको मतलब नहीं चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के क्या बोलेंगे वो, भारतीय जनता पार्टी के जो एक उनका रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, उसके रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा नीतीश कुमार है। तो उस रोड़े को रास्ते से हटाना भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी है और मजबूरी भी है। और नीतीश कुमार की पार्टी टूट चुकी है। मैंने आपको कहा था कि नीतीश कुमार अगर जरा सा भी हिलेंगे, उनकी कुर्सी गिर जाएगी। उनके तमाम विधायक हों, चाहे तमाम मंत्री हों, चाहे तमाम सांसद हों, अधिकतर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, बस घोषणा होना बाकी है। जैसे आप शशि थरूर को देख रहे हैं कि शशि थरूर बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि कांग्रेस हमें निकाले, हम तो नहीं जा रहे हैं। अब कांग्रेस उनको निकालेगी तो उनकी सदस्यता बची रहेगी।
और वो खुद जाएंगे तो उनकी सदस्यता जाती रहेगी। तो ये एक रणनीति होती है नेताओं की। तो इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो करना है करे, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि नीतीश कुमार खुद ही दूर हो जाए। तो ये रणनीति और ये नूरा कुश्ती दोनों तरफ से चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर कुछ भी एक्शन लेते हैं, एक झटके में उनकी पार्टी टूट जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार चुपचाप जब तक चल सकते हैं, जितनी देर चल सकते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने संगठन को मजबूत करें, अपनी पार्टी को बड़ा करें, अपने जो विश्वास पात्र हैं, अपने जो सहयोगी संगी साथी हैं, उनके साथ मिलकर संगठन को मजबूत करने की वो कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में वो कितने कामयाब होंगे, इस कोशिश को वो कहाँ तक लेके जाएंगे, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि आपको एक और इशारा मैं कर देता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी को नीतीश की और चंद्रबाबू नायडू की भी बहुत ज्यादा जरूरत या बहुत ज्यादा चिंता नहीं रहेगी। वो कुछ ऐसे नए हथियारों को साधने जा रही है भारतीय जनता पार्टी कि अब उनको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। देखिए, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, हमारी जो सूचना ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि भले ही उनको ममता बनर्जी को जिताना पड़े, और ममता बनर्जी से सिर्फ उनकी मीटिंग इस प्रकार की होनी है कि आप कांग्रेस का साथ मत दीजिए, आप कांग्रेस के साथ मत दिखिए, आप लोकसभा में अपने सांसदों को चुप रहने के लिए कहिए। अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो फिर हम आपको तंग करेंगे, और अगर वो कांग्रेस के साथ नहीं जाते हैं, अलहदा रहते हैं, तो आप अपनी सरकार आराम से वेस्ट बंगाल में बनाइए, हम आपको तंग नहीं करेंगे, लेकिन आपको कांग्रेस से दूर होना पड़ेगा। अब वो गठबंधन तो आप हमारे साथ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपका मुस्लिम वोटर है, तो ये रणनीति है। दूसरा, जो झारखंड के सीएम है, उनको भी आजकल कांग्रेस से थोड़ी सी तलखी है, तो उन पे भी भारतीय जनता पार्टी हाथ रखने की कोशिश कर रही है, और वो भी हो सकता है कि राजनीतिक रणनीतिक पैंतरेबाजी करते हुए सेंट्रल से फंड लेने के चक्कर में थोड़ी सी कांग्रेस से उचित दूरी ले लें। अब भले ही बाद में कोई जरूरत होगी, वहां पे वो कांग्रेस को समर्थन देंगे नहीं देंगे वो बाद की बात है, लेकिन आज वो कांग्रेस की से थोड़ा दूरी बना के और भारतीय जनता पार्टी से अपना फायदा उठाने के लिए एक रणनीतिक फैसला ले सकते हैं। हालांकि चर्चाएं उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार की है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को उनकी सरकार बनाने तक का त्याग कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत समर्थन दिल्ली में चाहिए। अब समाजवादी पार्टी खुलेआम तो एनडीए में नहीं जा सकती है, लेकिन उचित दूरी कांग्रेस से तो बना सकती है ना वो अपने फायदे के लिए। तो उचित दूरी अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बनाती है, तो उसको भी अभयदान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी देने को तैयार है। इस तरह की चर्चाएं भी दिल्ली के लुटियंस जोन में चल रही हैं। अब ये इनमें क्या हकीकत है, कहां तक चीजें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इससे तो मैं इत्तेफाक नहीं रख सकता। राजनीति है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए बंगाल में अचानक बाबरी का मामला इतना ज्यादा बढ़ जाना ये भी बहुत अचंभित कर रहा है। अचानक से हुमायूं कबीर, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी के निलंबित विधायक हैं, वो बाबरी मस्जिद के तर्ज पर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने जा रहे हैं। इस पर बीजेपी लगातार हमले ममता बनर्जी पर कर रही है। चुनाव क्योंकि बंगाल में भी है, तो जरा उसको भी समझ ले सर कि इसके क्या मायने हैं। देखिए प्रज्ञा, जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, और उन्होंने ममता बनर्जी को ये दिखा दिया है कि इस बार हम जिस प्रकार से, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो आप दिल्ली में देखेंगे अरविंद केजरीवाल हो, हमने बख्शा नहीं है उनको। तो इसीलिए खतरा आपके ऊपर भी है, तो इसलिए आप हमारे साथ आइए। और वो खुलेआम इनके साथ नहीं आ सकती, एनडीए की पार्टनर नहीं बन सकती हैं, तो आप रणनीतिक फैसला हमारे साथ करिए, आप कांग्रेस से दूरी बनाइए, हम आपको ढीला छोड़ देंगे। तो एक ब्लैकमेल करने की कोशिश ममता बनर्जी को भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये इस प्रकार की लड़ाइयां तो चलती रहेंगी। आज अगर आप पार्लियामेंट में देखते हैं तो कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा जो एग्रेसिव सांसद रहते हैं वो ममता बनर्जी के हैं। उन सांसदों को कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस तरह का दबाव बना रही है कि आप अपने सांसदों को कंट्रोल करिए और वो कांग्रेस के रास्ते पे ना चले, कांग्रेस को अकेला छोड़ दें। इस तरह का दबाव, इस तरह की एक रणनीति
भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के साथ मिलकर बनाने की कोशिश कर रही है। अब ममता बनर्जी कितनी सहमत होती है, ममता बनर्जी क्या कहती हैं, ये देखने वाली बात है। तो ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा अचानक से बंगाल में उठ जाना, आपको नहीं लगता कि ये किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा जैसा लग रहा हो? नहीं प्रज्ञा, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलग मुद्दा क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पे ये कह सकती है कि ममता बनर्जी सरकार ने यहाँ पे काम नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी की ये कह सकती है कि ममता बनर्जी सरकार में महंगाई है, भ्रष्टाचार है? इस तरह के मुद्दों पर क्या भारतीय जनता पार्टी बात कर सकती है क्या? वो पहले अपने गिरेबान में झांक के देख ले। तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मुद्दा बचता है और उसी का फायदा उसको मिलता है, तो इसलिए वो इस तरह की चीजें वहां पे कर रही है। और उसी कमी को पूरा करने के लिए जो विपक्ष है, जो चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे उनके लोग हो, उनको भी फायदा उसी में दिखता है। और वेस्ट बंगाल तो बांग्लादेश का बॉर्डर का एरिया है, वहां पे तमाम इस तरह के लोग रहते हैं और हिंदू मुस्लिम के चुनाव के वहां पे अच्छा खासा फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी मिल सकता है और ममता बनर्जी को भी मिल सकता है। तो दोनों अपनी रणनीति कर रहे हैं, दोनों अपनी नुरा कुश्ती कर रहे हैं। अगर अगर समाजवादी पार्टी उस अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ममता बनर्जी को करना है तो उसको इस तरह की हरकतें और इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी से जीतने के लिए दूसरा ना कोई फॉर्मूला उनके पास है और ना भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो फॉर्मूला तो यही बचता है हिंदू मुस्लिम वाला, और इसी तरह के नए नए पैतरे नए नए मुद्दे आएंगे और इन्हीं पर चुनाव होगा। क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हैं देश में जो हालात चल रहे हैं, आज शिक्षा का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, डॉलर का मुद्दा हो, कोई मुद्दा हो, ये मुद्दे कहाँ आम जनता में चल रहे हैं? बिहार में कौन से मुद्दे चले बताइए? रोजगारी का बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगार है, बेरोजगारी का मुद्दा चल पाया बिहार में? 10-10 हजार रुपए बटे और सब टूट के पड़े उस पर। ऐसा ही मामला वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। अब जो है नई नई घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी करेगी और नई नई घोषणाएं ममता बनर्जी करेगी और इसी पर चुनाव घूम जाएगा। बाकी चीजें सब बाहर धरी रह जाएंगी। तड़का लगाने के लिए इस तरह के नए नए चीजें आती रहेंगी जिनका जिक्र आप अभी कर रही हैं। अच्छा, हुमायूं कबीर के बारे में एक चीज पता चली है कि वो 2019 में भाजपा से चुनाव लड़े थे और टीएमसी से निष्कासित विधायक हैं और अब बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। देखिए प्रज्ञा जी, देखिए प्रज्ञा जी, आप जो मेरे से कहलवाना चाह रहे हैं बात ये है कि उत्तर प्रदेश में कितनी सारी ऐसी जो लोग पूछना चाह रहे हैं। नहीं, आप मेरे से थोड़ा डिकोड करवाना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत के दूसरे हिस्से हो, जहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं और जब उनकी जांच पड़ताल होती है तो बाद में कहीं ना कहीं उन लोगों का संबंध भारतीय जनता पार्टी से निकलता है। सीधे सीधे उसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी पहले इस प्रकार का माहौल बनवाती है। कितनी मॉब लिंचिंग की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, बाद में पता चला कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे। कई जगह अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में हुआ कि मंदिर में मांस फेंकने का काम हुआ और जब वो लड़के पकड़े गए तो वो लड़के हिंदू थे। तो वो किसके इशारे पे आए थे? वो किसको फायदा होने वाला था? अगर वहां दंगा हो जाता तो किसको फायदा होता? तो ये तमाम जो चीजें हो रही हैं, ये तो ये पॉलिटिकल पार्टी करवाती ही है, इसी से तो चुनाव है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इनके पास दूसरे मुद्दों पे चुनाव करने के लिए कोई इनके पास ना रणनीति है, ना कोई इनके पास इस तरह की क्या बोलते हैं कोई तरीका है चुनाव लड़ने का। तो एक सीधा सीधा फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी वापस उसी मुद्दे पे आती हुई दिखाई दे रही है। और खासकर वेस्ट बंगाल में तो ये मुद्दे चलेंगे। ये तो बिहार में थोड़ा कम चलता है इस प्रकार का मुद्दा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा इस मुद्दे को वहां नहीं भुनाया। अब आप देखिए कि जैसे वेस्ट बंगाल का चुनाव होगा, योगी जी के दौरे शुरू हो जाएंगे वहां पे और वो कह देंगे भाई जिसको दिक्कत है वो क्योंकि वहां बॉर्डर नजदीक है बांग्लादेश का, पहले तो पाकिस्तान कहते थे चले जाए, और वो कहेंगे जिसको दिक्कत है वो बांग्लादेश चले जाए और फिर जितने हिंदू होंगे वो ताली बजाएंगे और जय श्री राम बोलेंगे और इलेक्शन हो जाएगा। अब तीसरे वो ये थोड़ी कहेंगे जाके कि हमने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है, हमने रोजगारी बढ़ा दी है, वहां पे बड़ा सस्ता है, भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद कर दिया है और उत्तर प्रदेश के पैटर्न पे हम बंगाल को बनाना चाहते हैं, ये थोड़ी कहेंगे। वो तो जय श्री राम बोलेंगे वहां पे। वो तो कहेंगे कि जिनको दिक्कत है वो जाए बांग्लादेश चले जाएं,
घुसपैठियों को बाहर निकाल दो, क्योंकि देखिए अभी सारे घुसपैठी जो दिल्ली में थे, दिल्ली का चुनाव खत्म हो बिहार चले गए। अब बिहार का चुनाव खत्म हो गया, पूरे भारत के घुसपैठिए आपको वेस्ट बंगाल में मिलेंगे। और वो तो वहां तो और भी अच्छा है कहने के लिए, वहां तो रोहिंग्या भी है, वहां तो बांग्लादेश के सचमुच कुछ लोग मिल जाए क्योंकि बॉर्डर वाला एरिया है। और वहीं के जो बांग्लादेशी मुसलमान है उन्हीं को आप बोल दीजिए। भाई पश्चिम बंगाल में भी तो मुसलमान है, उनकी भाषा भी तो बंगाली है, तो उन्हीं को बीच बीच में कहीं कहीं पकड़ के बोलना शुरू कर दीजिए, यही है जो बाहर से आए हुए हैं, जो बांग्लादेशी हैं। भले ही बाद में वो पता चले कि नहीं नहीं ये तो यही बंगाल के रहने वाले मुसलमान है, तो बाद में पता चलेगा ना, माहौल तो एक बार बन ही जाएगा। तो राजनीति में इस तरह के भी लोहे को गर्म करके और अपना उल्लू सीधा करके निकल लेना भी तो भारतीय जनता पार्टी जानती है ना। तो इस तरह के सब फॉर्मूले आने वाले चुनाव में आपको दिखाई देंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। आज हमने ज्यादा समय ले लिया केपी मलिक सर का, लेकिन फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे, किसी नए चर्चा पे बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट पे बताइएगा। अगर आपकी कोई राय हो तो वो भी कमेंट पे बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय।